कंज्यूमर सेक्टर की रिपोर्ट्स आई हैं तमाम सारी, जो हमेशा रिजल्ट सीजन से पहले आती रहती हैं। उसके मुताबिक तिमाही में कंज्यूमर क्षेत्र के लिए काफ़ी चुनौतियां रही हैं Q1 में, और ओवरऑल मांग में थोड़ा सा अभी भी प्रेशर, और ख़ासतौर पे रूरल डिमांड चैलेंज है, वहाँ पे काफ़ी मुश्किल है। हमने जब भी बात की बहुत सारी फार्मा FMCG कंपनीज से, तो कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ी बहुत रिकवरी है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अभी भी स्टेबल नहीं हुआ है, और वो एक चैलेंजिंग जना हुआ है। इसके साथ ही एक और नया सेगमेंट है जिस पर बातचीत की जाएगी, वो है फास्ट फैशन का। तो इसमें बहुत सारी जो रिटेल कंपनीज हैं वो अपने अपने बड़े स्टोर्स खोल रही हैं, बहुत सारे नए चीज़ें आ रहे हैं। एक रेडशेयर की रिपोर्ट आई जो ये कहती है कि 2031 तक $50 बिलियन का ये मार्केट होगा, और इसमें एक नई तरीके की जंग छिड़ने के लिए तैयार हो रही। तो क्या उसको सेकंड पार्ट में बात करेंगे। पहले FMCG देखते हैं, जो मेन FMCG है। कौस्तुभ के पास चलते हैं, आज हमारे मेहमान हैं। कौस्तुभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, कैसा रहा क्वार्टर इन FMCG कंपनीज के लिए? देखिए, हम जो डिमांड है उसमें तो कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। डिमांड अभी भी अंडर प्रेशर है। अगर हम वॉल्यूम ग्रोथ की बात करेंगे, वॉल्यूम ग्रोथ मुझे लग रहा है कि लो टू मिड सिंगल डिजिट ही रहेगा। रूरल डिमांड में इतनी कुछ इम्प्रूवमेंट दिखी नहीं है। हालांकि लास्ट क्वार्टर में हमने देखा कि काफी सारे कंपनीज ने अपने कमेंट्री में कहा कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी थोड़े ग्रीन शूट दिख रहे हैं और यहाँ से इम्प्रूवमेंट दिखेगी। बट जो भी इम्प्रूवमेंट दिख रही है वो जो लो बेस एक बना था पिछले साल, उसके कारण हमें दिखेगी। ओवरऑल सेंटीमेंट्स में या डिमांड इम्प्रूवमेंट वाइज मुझे मतलब सेक्टर में कुछ ऐसे दिख नहीं रहा है। रूरल डिमांड अभी भी अंडर प्रेशर है, और अगर यहाँ से मॉनसून अच्छे रहते हैं या फिर गवर्नमेंट कुछ उनको इंसेंटिवाइज करती है, जो बजट अभी आने वाला है उसमें, तो हम कह सकते हैं कि डिमांड इम्प्रूवमेंट रूरल सेक्टर में दिखेगी सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। हालांकि गवर्नमेंट ने कुछ कुछ स्टेप्स किए हैं, जैसे वेलफेयर स्कीम लॉन्च किया, MSPs के प्राइसेस बढ़ा दिए। बजट में अगर थोड़ा पुश मिल जाता है और मॉनसून अगर जुलाई अगस्त में अच्छा रहता है, तो उसके कारण अगर क्रॉप इंप्रूवमेंट हो जाती है, तो आई थिंक दैट विल ऑगर वेल फॉर रूरल डिमांड। और फिर सेकेंड हाफ में इसका एक हमें एक नतीजा दिख सकता है इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द रूरल डिमांड वॉल्यूम। अर्बन हालांकि काफी रेजिलिएंट रहा है, लेकिन मास जो मिड प्रीमियम टू मास कंजम्पशन है, वहां पे दिक्कत दिखी है। मुझे लग रहा है अगर यहाँ पे भी अगर बजट में कुछ जो एक्सपेक्टेशन है कि टैक्स में थोड़ा बहुत गवर्नमेंट कुछ कम चेंजेस कर सकती है इनकम टैक्स में, तो अगर वो हो जाता है तो थोड़ा बहुत जो डिस्क्रिशनरी लोअर एंड ऑफ द डिस्क्रिशनरी है या मास कंजम्पशन है, वहां पे हम इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। ओवरऑल FMCG स्पेस में लो टू मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ, मार्जिन्स अभी भी मुझे लग रहा है कि YOY बेसिस पे थोड़े अच्छे रहेंगे, और दैट विल हेल्प टू गिव लिटिल बिट ऑफ पुश टू द बॉटम लाइन। कौस्तुभ, एक बड़ा पैराडॉक्स है, वो आप मुझे समझाइए। जैसे हम लोग देखते हैं कि टू व्हीलर्स को हम लोग मानते हैं कि रूरल इकॉनमी से चलना चाहिए, तो हालांकि 19 के लेवल पे तो नहीं आई है अभी तक सेल्स, लेकिन काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। लेकिन जब हम लोग FMCG की तरफ जाते हैं, फास्ट मूविंग गुड्स की तरफ जाते हैं, तो वहाँ देखने को नहीं मिलता है। फिर कुछ एक पॉकेट में शायद तेज़ी देखने को मिल जाती है। क्या रीज़न आपको लगता है इसके पीछे? देखिए, रूरल में क्या होता है ना, जब आपके कमोडिटी प्राइसेस कम हो जाते हैं, ओके, तब जो ये रीजनल प्लेयर्स है या फिर जो स्मॉल प्लेयर्स है, वो उनकी कंपटीशन बढ़ जाती है मार्केट में। तो वो एक तरीके से मार्केट में आ जाते हैं पूरे जोश से कि अभी हम बेनिफिट लेने के लिए कि कमोडिटी प्राइसेस कम है, तो उसका बेनिफिट लेके वो मार्केट में आ जाते हैं। तो वो एक कंपटीशन मास एंड ऑफ द कैटेगरी, FMCG कैटेगरी जो प्रोडक्ट्स रहते हैं, वहां पे वो कंपटीशन आ जाती है। ऑन दी अदर हैंड, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो एज यू नो दैट कंज्यूमर वॉलेट काफी रिस्ट्रिक्टेड रहता है, और फिर उसका इम्पैक्ट आपके कंजम्पशन पे होता है। तो एक एक तरीके से कंपटीशन बढ़ रही है लोअर एंड ऑफ जो प्रोडक्ट्स है या रीजनल प्लेयर्स है, वो एक तरीके से आ जाते हैं मार्केट में। और इन्फ्लेशन का भी इन्फ्लेशन भी थोड़ा के कारण भी थोड़ा कंजम्पशन पे इम्पैक्ट हो, तो उसके कारण
जो हमने देखा है कि मास एंड ऑफ द कैटेगरीज में रूरल सेक्टर में काफी इम्पैक्ट हुआ है, स्पेशली इन दी हिंदी बेल्ट, जो पिछले 1 डेढ़ साल में अंडर परफॉर्म किया हुआ है। तो वहां पे काफी सारे दिक्कत आई हुई है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ फॉर दी एफएमसीजी कंपनीज। और मुझे लग रहा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मैंने कहा कि 2-3 ड्राइवर्स है, अगर वो वर्कआउट हो जाती है तो वहां पे ग्रोथ इम्प्रूवमेंट आ सकती है, बट सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, अभी नहीं। राइट। कौस्तुभ, एक चीज हम लोग देखते हैं कि जब एफएमसीजी कंपनीज में बहुत सारे लॉन्चेस होते हैं, ग्रामेज कम करते हैं, क्योंकि उनके लिए वो सेल पुश करने का एक तरीका होता है। क्या पिछले एक नहीं, क्या 2-4 क्वार्टर्स में ये एक्टिविटी थोड़ी कम हुई है? एक सवाल। दूसरा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मुझे फैक्ट लगता है, आई डोंट नो कि कितना सही है, कि हम लोग जो गेज करते हैं कि वो लिस्टेड कंपनीज के थ्रू देखते हैं कि रूरल डिमांड आ रही कि नहीं आ रही, वो जैसी कमेंट्री करते हैं वैसे हम लोग देखते हैं। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि अनलिस्टेड और अनऑर्गेनाइज स्पेस में अब बहुत सारे क्वालिटी प्लेयर्स आ गए हों और वो चीज़ हम इन रिपोर्ट्स में कैप्चर होते हुए नहीं देख पाते हैं, लेकिन दरअसल वहाँ पर डिमांड हो सकती हो, लेकिन HUL या ITC की डिमांड नहीं दिख रही हो? ऐसा भी है क्या? देखिए, अगर हम देखेंगे पिछले 1 साल में जब कमोडिटी प्राइसेस जो गिरावट हुई है, वो एकदम मतलब जिसका गिरावट हुई है ना, जिस तरीके से हमने देखा है कि कंज्यूमर गुड कंपनीज ने प्राइस कट्स और बेनिफिट्स देना चालू किया था, बिकॉज उन्होंने भी अपने माइंडसेट में ये था कि कंपटीशन ऑब्वियसली मास एंड ऑफ द प्रोडक्ट कैटेगरीज में आएगी। उन्होंने एड स्पेंड्स भी बढ़ा दिए। पिछले 1 साल में हमने देखा है कि डिस्पाइट द फैक्ट डिमांड स्लो है, कंज्यूमर गुड कंपनीज ने अपने एड स्पेंड्स हमेशा ऊपर रखे, बिकॉज दैट इज समथिंग व्हिच विल हेल्प देम टू कम्पीट विद दिस स्मॉलर प्लेयर्स। ओके, स्मॉलर प्लेयर्स का क्या होता है कि कमोडिटी प्राइसेस जब झट से गिर जाते हैं, तब ये एक उनके लिए एक बेनिफिट होता है और वो मार्केट में आते हैं। बट जब कमोडिटी प्राइसेस स्टेबलाइज होकर थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगते हैं, तब ये स्मॉलर प्लेयर्स के लिए दिक्कत होती है टू टू हैव दैट लेवल प्लेइंग फील्ड। और फिर उसका फायदा एफएमसीजी कंपनीज जो ब्रांडेड प्लेयर्स है उनको होता है। अभी क्लासिक एग्जांपल पैराशूट कोकोनट ऑयल में हमने देखा कि कोबरा प्राइसेस गिरे और अभी थोड़े गिरे। उस पैराशूट ने मैरिको ने जो एक्शन लेना था वो ले लिया। आई थिंक उसका बेनिफिट अभी ये क्वार्टर्स में आना चालू होगा, जब आपका जो स्मॉलर प्लेयर्स है, अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स है और जो ब्रांडेड प्लेयर है, इसमें जो प्राइस गैप जो रहता है, जब वो बढ़ जाता है, तब ये लार्ज प्लेयर्स को दिक्कत होती है। बट ये जब प्राइस गैप कम हो जाता है, देन इट बिकम्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड बिटवीन द लार्ज प्लेयर्स एंड स्मॉल प्लेयर्स, और तब हम देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव जो फील्ड है वो लेवल प्लेइंग हो जाती है, और फिर उसका फायदा एफएमसीजी कंपनीज को होता है, बिकॉज ऑलरेडी वो एडवर्टीजमेंट स्पेंड्स, प्रमोशनल स्पेंड्स में उन्होंने किए रहते हैं, जिसका उनको बेनिफिट धीरे धीरे करके आ जाता है। जी। कौस्तुभ, एक और सेगमेंट है जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि रिटेल वाला, जिसमें रेडशेयर की रिपोर्ट का मैं जिक्र कर रहा था कि अब उसमें अभी जैसे ट्रेंड का है तो जूडियो है, लाइफस्टाइल का मैक्स है, और अब खबरें आ रही हैं कि रिलायंस की तरफ से शीन को लॉन्च करने की बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है, काफ़ी कुछ हो चुका है। तो जैसे हमने देखा कि पेंट सेक्टर में एक नया प्लेयर आया और पूरा सेक्टर हिल गया, क्या यहाँ पे भी आप उस तरीके के टफ कंपटीशन, उथल पुथल होते हुए देख रहे हैं? और ट्रेंड के लिए एक मुश्किल होगी क्योंकि जूडियो के दम पर वो इतना ग्रो करा है, तो अब एक नया प्लेयर और बड़े लार्ज स्केल पे आ रहा है, क्या ऐसा कुछ लग रहा है आपको? देखिए, टोटली डिफरेंट सेगमेंट है, वैल्यू फैशन जिसे हम कहते हैं। ओके, ये बेसिकली लॉन्च किया दो चीजों की, उसके की रीजन से। एक तो ये सब बड़ी कंपनीज को टियर 2 टियर 3 टाउन में जाना था, तो जूडियोज जैसे फॉर्मेट है वो वहां पे काफी चलते हैं। हमने रिसेंटली अगर देखेंगे, V2 रिटेल करके एक कंपनी है जिन्होंने अपने नंबर्स सेल्स नंबर्स दिए थे, 50% ग्रोथ, 40% सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। वो भी वही मॉडल पे चल रहा है, वैल्यू फैशन मॉडल पे, जहाँ पे टियर 2 टियर 3 टाउन्स में काफी सारी डिमांड जो है वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए बिकॉज ऑफ द एस्पिरेशनल इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो ये एक सेगमेंट है जो आई थिंक जो अभी उतना स्केल अप नहीं हुआ, बट आगे चल के स्केल अप होगा, बिकॉज काफी सारे स्टोर्स आएंगे टियर 2 टियर 3 टाउन में। अर्बन मार्केट में भी ये स्टोर्स है, बट
हालांकि दिस इज फॉर जो हम मिलेनियल्स या जेंजी बोलते हैं, जो जिसमें रिप्लेनिशमेंट साइकिल या फिर जो पसंद करते हैं कि 2-3 महीने में अपना फैशन चेंज करने के लिए, उनके लिए ये एक कैटेगरी बोल सकते हैं अर्बन टाउन में। बट रूरल में ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की डिमांड धीरे-धीरे बढ़ रही है और ये वैल्यू फैशन है, जिसके प्रोडक्ट प्राइसेस काफ़ी कम है, जो टॉप मोस्ट ब्रांड्स से अगर हम कंपेयर करेंगे। तो ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं वो टियर 2, टियर 3 टाउन्स में अच्छे चल रहे हैं और उसमें ऑल दिस प्लेयर्स आर ट्राइंग टू गेट इन देयर ओन ब्रांड्स, जिसमें उनके लिए एक मार्जिन बेनिफिट भी अच्छा रहता है। ओके, अच्छा तो फिर अब पूरे हम लोगों ने डिस्कशन किया इस पे। एफएमसीजी में इस समय आपके हिसाब से टॉप पिक्स कौन सी होंगी जिन पर नजर रखनी चाहिए नतीजों के सिलसिले में या अदरवाइज? देखिए, ये क्वार्टर में जो समर सेंट्रिक पोर्टफोलियो है जिनके पास, उनके नतीजे बेटर रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम वरुण बेवरेजेस की बात करेंगे तो ये बार हीट वेव के कारण या समर जो ज्यादा इंटेंस थे, उसके कारण बेवरेजेस या जूसेस उसकी डिमांड काफी ज्यादा थी, तो उसका एक बेनिफिट वरुण बेवरेज को हो सकता है। जिनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में ग्लूकॉन डी जैसे प्रोडक्ट हो या टैल्कम पाउडर हो, उनको भी थोड़ा बेनिफिट हो सकता है। तो मेरे हिसाब से, और पिछले कई साल से हमने देखा कि जो कई क्वार्टर से देखा है कि स्मॉल कंपनीज आर परफॉर्मिंग मच बेटर देन द लार्ज कंपनीज। तो ऐसे केस में प्लेयर्स लाइक वरुण बेवरेजेस, ज्योति लैब, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, वो मुझे लग रहा है दे विल कंटिन्यू देयर गुड परफॉर्मेंस। और लार्ज इसमें मुझे लग रहा है कि प्लेयर्स लाइक HUL, डाबर इंडिया, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, आई थिंक दिस कंपनीज विल डू बेटर। और अगर HUL, डाबर के बारे में हम बात करेंगे, अगर रूरल डिमांड इंप्रूव हो जाती है अगले 2-3 क्वार्टर्स में, आई थिंक HUL एंड डाबर विल बी द लार्ज बेनिफिशियरी ऑफ इट, बिकॉज इनका ज्यादा रूरल स्पेस में काफी अच्छा ये है। तो HUL, डाबर इंडिया, गोदरेज कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ज्योति लैब्स, वरुण बेवरेजेस, ये 5-6 पिक्स से मुझे लग रहा है कि आगे चल के अच्छा करेगी। ITC भी एक अच्छा मुझे लग रहा है कि लार्ज कैप्स में जो वैल्यूएशन के कारण हम हमेशा प्रेफर करते हैं, और मुझे लग रहा है कि हमेशा उसने एक रेजिलिएंट परफॉर्मेंस दिया हुआ है। अगर हम उसके नॉन सिगरेट FMCG प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में कहेंगे तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक ITC भी ये भाव भी अच्छा लग रहा है। इंटरेस्टिंग। एक बहुत अच्छी बात अभी बताई कि जो समर इम्पैक्टेड है, जैसे घमौरियों का पाउडर बहुत बिका होगा, ठंडा तेल बिका होगा, कोल्ड ड्रिंक बिके होंगे, पानी बहुत बिका होगा, तो हो सकता है कि HUL का कुछ एक सेगमेंट बहुत अच्छा करे, वरुण बेवरेजेस का पूरा सेगमेंट अच्छा कर सकता है, ज्योति लैब का कुछ एक सेगमेंट बढ़िया करेगा। तो थोड़ा पिक एंड चूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ओवरऑल ग्रोथ के लिए अभी थोड़े चैलेंजेस हैं। कौस्तुभ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये एक बिग पिक्चर खींचने के लिए, नतीजों से पहले कि आपको कैसे रिजल्ट रीड करने हैं और कैसे कंपनियों को ट्रैक करना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये फास्ट फैशन वाली स्टोरी हम लोग फिर किसी दिन और डिटेल में चर्चा करेंगे, और जिस दिन हम रेड शेयर को भी इनवाइट करेंगे कि आप भी आइए, आप बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।